हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा के ऊपर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिस्ट्री सब्जेक्ट से है, मगध का उत्कर्ष। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल के जो अंतिम चरण में 16 महाजनपदों का निर्माण हो चुका था। संपूर्ण भारत में 16 महाजनपद फैल चुके थे। तो उन्हीं महाजनपदों में से एक महाजनपद था मगध, जो सबसे शक्तिशाली जनपद के रूप में उभर कर सबके सामने आया। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक है मगध का उत्कर्ष। इस मगध के उत्कर्ष में हम सभी जो मगध साम्राज्य के अंदर जितने भी वंश हुए हैं, कौन कौन से राजा हुए हैं, उनके बारे में, उनके इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहला वंश जो मगध का उत्कर्ष में सबसे पहला वंश आता है वो आता है बृहद वंश। बृहद वंश इस वंश का, इस साम्राज्य का सबसे प्राचीन वंश है। ज़्यादातर बुक्स में इस वंश का जिक्र नहीं होता है। स्टार्टिंग हर्यक वंश से दिखाते हैं, लेकिन बृहद वंश माना जाता है कि महाभारत और पुराणों से भी जानकारी मिली है बृहद वंश की। तो भगवान बुद्ध से पहले का वंश है, भगवान बुद्ध के जन्म से भी पहले का ये वंश है बृहद वंश। इसका जो संस्थापक था उसका नाम था बृहद। क्या नाम था दोस्तों? बृहद। राजधानी इसने जो स्थापित करी थी जब मगध की, वो थी गिरिव्रज या राजगृह। गिरिव्रज भी बोल सकते हैं उसको, राजगृह भी बोल सकते हैं। भगवान बुद्ध से पहले का ये वंश है, भगवान बुद्ध के जन्म से पहले का प्राचीन वंश है। अब जो बृहद था, इस वंश में सबसे प्रतापी सम्राट या राजा कौन हुआ करता था? जो बृहद का जो पुत्र था जरासंध, वो इस वंश का सबसे प्रतापी सम्राट था। अब इस जरासंध की दो पुत्रियां थीं। उन पुत्रियों का विवाह मथुरा नरेश कंस के साथ हुआ था और इस जरासंध का जो वध किया था वो श्री कृष्ण की सहायता से पांडव पुत्र भीम ने अपने मल्लयुद्ध में किया था। इसी बृहद वंश का अंतिम शासक था रिपुंजय, जिसकी हत्या करी थी उसके दरबारी मंत्री पुलक ने। और पुलक ने जब रिपुंजय जो अंतिम शासक था बृहद वंश का, उसकी हत्या करने के बाद अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया। लेकिन कुछ समय के बाद दोबारा दूसरे मंत्री का नाम था महीय। क्या नाम था? महीय ने पुलक और उसके पुत्र दोनों की हत्या करी और अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठा दिया। तो दोस्तों, हमारा जो बृहद वंश था उसमें केवल आपको जानने के लिए सिर्फ इतने ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि इस बृहद वंश का संस्थापक कौन था। इस बृहद वंश में हमारे जो मगध था, मगध की राजधानी क्या थी? गिरिव्रज थी। और जो मैंने आपको जरासंध वाला बताया है कि इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि बृहद वंश का सबसे प्रतापी सम्राट कौन था, तो वो जरासंध था। जरासंध किसका पुत्र था? बृहद का। उसकी पुत्रियों का विवाह बताया मैंने मथुरा नरेश के साथ हुआ था, कंस के साथ हुआ था। इसका वध बताया किसने करा था? जरासंध का भीम ने करा था श्री कृष्ण की सहायता पर। इस वंश का अंतिम शासक था रिपुंजय। दोस्तों, यहाँ तक बात हुई बृहद वंश की। जब महीय नामक जो मंत्री था उसने पुलक और उसके पुत्र की हत्या करने के बाद अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठाया, तो मगध साम्राज्य का जो एक्चुअल, जो वास्तविक वंश स्टार्ट हुआ है वो हर्यक वंश से हुआ है, जो 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक आता है। तो अगर हम वंशावली में क्रम के अनुसार देखें तो हर्यक वंश हमारा सेकंड नंबर पर आता है, जिसका वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार। अब इसका उपनाम या बचपन का नाम बिंबिसार का क्षणिक था। क्या नाम था? क्षणिक। इस वंश को, जो हर्यक वंश था, इस वंश को पितृहंता वंश भी बोला जाता है। पितृहंता वंश क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस वाले वंश में अपने पिता की पुत्र क्या करेगा? अपने पिता की हत्या करेगा और उसके बाद स्वयं को राजा घोषित करेगा या गद्दी पर बैठाएगा। इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इस वंश में जो बिंबिसार ने अपने मगध की राजधानी रखी थी वो थी राजगृह, जैसा कि बृहद वंश में भी थी। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या आती है बिंबिसार से रिलेटेड, कि उसने अपने राजनीतिक कार्यों को करने के लिए कौन सी नीति अपनाई या साम्राज्य विस्तार करने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी।
तो उसने युद्ध की नीति ना अपनाकर वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई थी साम्राज्य विस्तार करने के लिए, और राज्यों को अपने राज्य में मिलाने के लिए या साम्राज्य विस्तार करने के लिए मगध का उसने वैवाहिक संबंधों की नीति बनाई थी। और इसी नीति को अपनाते हुए उसने कुछ राज्यों के जो राजकुमारी थी या जो वहाँ के नरेश थे उनकी बहनों से शादी करी और उन राज्य से मैत्री संबंध स्थापित किए। तो उसने सबसे पहला विवाह जो किया था वो लिच्छवी प्रांत के शासक चेटक, लिच्छवी प्रांत था जब एक महाजनपद था, वज्जी भी बोलते थे इसको, वज्जीवी प्रांत बोलते थे, महाजनपद था, वहाँ का शासक था चेटक, उसकी बहन चेलना से विवाह किया था और उससे मैत्री संबंध स्थापित किए थे। सबसे पहला विवाह चेलना से किया। सेकंड जो दूसरा विवाह किया था इसने वो करा था कौशल नरेश, जब महाजनपद एक कौशल था जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, वहाँ के राजा थे प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से दूसरा विवाह किया। तीसरा विवाह किससे किया? मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से। तो इसने वैवाहिक संबंधों की जो नीति थी उसको बढ़ाते हुए इस तरीके से विवाह किए। लिच्छवी प्रांत से अपने मैत्री संबंध बनाने के लिए चेलना से विवाह किया, कौशल प्रांत से मैत्री संबंध बनाने के लिए महाकोशला से विवाह किया और मद्र देश से बनाने के लिए क्षेमा से विवाह किया। एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि वैवाहिक संबंधों की नीति साम्राज्य विस्तार में किसने अपनाई, तो वो है बिंबिसार। अगला देखते हैं, इनके शासनकाल में या इनके शासन में जो राजवैद्य हुआ करते थे उनका नाम था जीवक। क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जीवक राजवैद्य किसके शासनकाल में या किसके दरबारी राजवैद्य थे, तो वो थे बिंबिसार, जो वास्तविक संस्थापक था हर्यक वंश का। अब राजवैद्य जीवक के ऊपर भी एक बात है कि आप ये तो पता ही है कि जो बिंबिसार था वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को मानने वाला था। महात्मा बुद्ध से मिलने के बाद उसने बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और राजवैद्य जीवक को उनकी सेवा में नियुक्त किया था। अपने राजवैद्य को, जो दरबारी राजवैद्य था जीवक, उसको बौद्ध जो महात्मा बुद्ध थे, जो भगवान बुद्ध थे, उनकी सेवा में उनकी सेवा करने के लिए नियुक्त किया था। इसने बौद्ध भिक्षुओं के लिए निशुल्क जल यात्रा का प्रबंध कराया था। निशुल्क जल यात्रा का जो प्रबंध था बौद्ध भिक्षुओं के लिए वो बिंबिसार ने कराया था और इसकी मृत्यु अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु ने इसे कैदी बनाकर कारागार में डाला, वहाँ पर तरह तरह की यातनाएं करी और अंत में इसकी मृत्यु करवा दी। तो इसलिए ही इस वाले वंश को, हर्यक वंश को, हमने सबसे पहले बताया है पितृहंता वंश। इसमें पुत्र पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठेगा, इसलिए ही इस वंश को, हर्यक वंश को, पितृहंता वंश कहते हैं। तो बिंबिसार से ऊपर ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक तो वो पूछ लेगा कि वैवाहिक संबंधों की नीति वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, राजवैद्य के बारे में पूछ सकता है और पितृहंता वंश के बारे में पूछ सकता है, राजधानी पूछ सकता है। तो बिंबिसार के ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर होते हैं एग्जाम को देखते हुए वो सारे मैंने आपके कवर करे। अब हर्यक वंश का जो सेकंड राजा आता है, शासक आता है, वो था बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, जिसका बचपन का नाम था कुणिक, या इसको उपनाम से भी जाना जाता है, जो बोलते हैं कुणिक। अब जब आपको मैंने बताया कि बिंबिसार ने महाकोशला से विवाह किया था और लिच्छवी प्रांत की जो शासक था चेटक, उसकी बहन चेलना से विवाह करा था। क्यों? क्योंकि अपना साम्राज्य विस्तार किया था। लेकिन जब अजातशत्रु ने बिंबिसार को कारागार में डाल दिया और तरह तरह की यातनाएं दी, तो क्या हुआ, जो महाकोशला थी, कौशल नरेश प्रसेनजीत की जो बहन थी महाकोशला, जिससे बिंबिसार ने विवाह किया था, उनकी मृत्यु हो जाती है। इस पर प्रसेनजीत जी जो होता है, कौशल नरेश जो कौशल का राजा होता है प्रसेनजीत, वो क्रोधित हो जाता है और वो अजातशत्रु के साथ युद्ध करता है। युद्ध में क्या होता है, पहले प्रसेनजीत हार जाता है, लेकिन दोबारा युद्ध होता है और वो जीत जाता है और फिर दोनों के बीच में, अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बीच में युद्ध में समझौता होता है और प्रसेनजीत क्या करता है, अपनी पुत्री का विवाह अजातशत्रु के साथ कर देता है और दहेज में काशी प्रांत को देता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको इतना याद रखना है कि कौशल नरेश प्रसेनजीत से साथ युद्ध हुआ था अजातशत्रु का। युद्ध में दोनों के बीच में समझौता हुआ। प्रसेनजीत जो कौशल नरेश है उसने अपनी पुत्री वाजिरा
वाजिरा, वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया और दहेज में क्या दिया, जो काशी प्रांत था वो दहेज में दिया। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि काशी प्रांत दहेज में किस शासक को मिला, तो वो अजातशत्रु को मिला था। किसने दिया था, प्रसेनजीत ने दिया था, अपनी पुत्री का विवाह वाजिरा का जब करा था। अगला, इसी तरीके से जैसे कौशल नरेश के साथ प्रसेनजीत का युद्ध हुआ था, ऐसे ही लिच्छवी के साथ भी युद्ध हुआ और लिच्छवी के साथ युद्ध होने के बाद वहाँ की जो राजधानी थी वैशाली, उसको अजातशत्रु ने जीत लिया। अगला, इसके शासनकाल में और क्या पॉइंट आते हैं, देखिए जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, उन्हें परिनिर्वाण जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उसको एक वर्ड से संबोधित किया गया है बौद्ध धर्म में, उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। उसकी जो प्राप्ति हुई थी वो इसी के शासनकाल में हुई थी, अजातशत्रु के। और प्रथम बौद्ध संगति, मैंने आपको बताया था कि 4 बौद्ध संगतियों के बारे में बताया था, तो जो प्रथम बौद्ध संगति थी वो हमारी इसी अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। कहाँ पर, राजगृह में। जो अभी तक दोस्तों जो मगध की राजधानी है वो हमारी राजगृह ही चल रही है, चाहे बृहद वंश हो और चाहे हर्यक वंश में अभी बिंबिसार और अजातशत्रु के शासनकाल तक हमारी जो राजधानी थी मगध की वो राजगृह ही थी। तो अजातशत्रु के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने बता दिए। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि एक तो इसे दहेज में काशी प्रांत मिला था, किसने दिया था, प्रसेनजीत ने दिया था, और लिच्छवी की राजधानी या वज्जी की राजधानी वैशाली को जीता था इसने। और इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति इसी के शासनकाल में हुई थी और प्रथम बौद्ध संगति भी इसी के शासनकाल में आयोजित की गई थी। अगला नेक्स्ट शासक जो आता है वो उदयन आता है और अजातशत्रु की मृत्यु उदयन ने करी थी। उदयन अजातशत्रु का पुत्र होता है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हर्यक वंश पितृहंता वंश कहलाता था क्योंकि पुत्र पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठता था। अगला जो शासक आया वो उदयन, इसका जो उपनाम था उसे बोलते थे उभयभ्रद। जैसे अजातशत्रु का जो उपनाम था वो कुणिक था, बिंबिसार का जो उपनाम था वो छेडिक था, ऐसे ही उदयन का जो उपनाम है वो उभयभ्रद है। अब इसने क्या करा, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसने पाटलिपुत्र नगर स्थापित कर दिया, जो गंगा और सोन नदियों के, सोन नदी पड़ती है वहाँ के दोनों के संगम स्थान पर पाटलिपुत्र नगर स्थापित किया। और इसने जो राजधानी अभी तक अजातशत्रु के शासनकाल में ऊपर जो राजधानी हमारी राजगृह चल रही थी वहाँ से स्थानांतरित करके राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित कर दी। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि एक तो पाटलिपुत्र नगर स्थापित किया इसने, और इसने जो मगध की राजधानी राजगृह चल रही थी उसको पाटलिपुत्र स्थापित कर दिया। अब इसके 3 पुत्र थे उदयन के, एक अनिरुद्ध, एक मुंडक और एक नागदशक। जो इस वंश का जो उदयन के बाद सबसे लास्ट में इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था नागदशक। नागदशक एक क्या था कि निर्बल था, कमज़ोर था और विलासीपूर्ण राजा रहा करता था, जिससे जनता में असंतोष फैल गया क्योंकि राजतंत्र सही से नहीं चल रहा था। इसलिए एक दरबारी था शिशुनाग, उसके द्वारा इसका वध करवाया जनता ने और शिशुनाग को गद्दी पर बैठा दिया। और शिशुनाग जब गद्दी पर बैठा तो अगले वंश की स्थापना हुई मगध साम्राज्य में, जिसको बोला गया शिशुनाग वंश। तो दोस्तों उदयन के बारे में, सिर्फ उदयन जो शासक था उसके बारे में आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। एक पाटलिपुत्र जो नगर था वो स्थापित करा था, और मगध की जो राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किसने स्थापित करी थी, उदयन ने। ये हमारा यहाँ तक अभी हर्यक वंश कंप्लीट हुआ है। जब नागदशक की मृत्यु जो वध था, जो उसकी मृत्यु शिशुनाग ने कर दी, तो मगध साम्राज्य में नए वंश का स्थापना हुई जिसका नाम था शिशुनाग वंश। अब ये वंश हमारा कब से कब तक चला, 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक। डेट आपसे एग्जाम में बहुत कम पूछी जाती है, ना के बराबर कभी कभार आ जाती है तो कभी कभार आती है, लेकिन डेट का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। डेट, आप इस डेट पर इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ वंशावली में कौन, किस वंश का संस्थापक कौन है और उसके बाद उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन पर आपको फोकस करना है वीडियो के अंदर। अब शिशुनाग वंश जब मगध साम्राज्य में स्थापित हो गया तो पहला शासक शिशुनाग बना। अब ये शिशुनाग
क्या था शिशुनाग के बारे में एक छोटी सी स्टोरी है। जब शिशुनाग बचपन में इसके माता पिता ने इसका परित्याग कर दिया था, इसके पेरेंट्स ने, तो इसकी जो संरक्षण करा था, इसको जो पाला था, वो एक नाग ने पाला था, इसलिए इसका नाम शिशुनाग पड़ा। ये शिशुनाग का नाम क्यों पड़ा मैंने आपको बताया। संस्थापक शिशुनाग वंश का शिशुनाग हो गया। राजधानी इसने क्या करी, वैशाली स्थापित कर दी। जो उदयन ने राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित करी थी, इसने वहाँ से पाटलिपुत्र से कहाँ पर, वैशाली स्थापित कर ली थी, क्योंकि वैशाली इन्होंने जीत लिया था। और वैशाली जीता किसने था, वो अजातशत्रु ने जीता था, जब लिच्छवी वज्जी राजधानी वैशाली जीती थी, जब लिच्छवी पर आक्रमण किया था। इसकी राजधानी अपनी वैशाली बना ली इसने मगध की, और इसने एक और उपाधि प्राप्त करी, इसने एक और मगध का साम्राज्य बढ़ाया। इसने अवंती, जो वहाँ का महाजनपद था, जो वहाँ का अवंती था, देश था, उसको भी जीतकर मगध में मिला लिया और मगध का साम्राज्य काफ़ी विस्तार कर लिया, मगध का साम्राज्य काफ़ी बढ़ा दिया। तो शिशुनाग के ऊपर सिर्फ ये 2 पॉइंट हैं। एक तो इसने राजधानी जो मगध की थी वो अब वैशाली स्थापित कर ली, और अवंती जो देश था उसको जीतकर मगध में मिला लिया। अगला, शिशुनाग के बाद जो अगला राजा गद्दी पर बैठा उसका नाम था कालाशोक, उसका उपनाम था काकवर्ण। इसने क्या करा, जब शिशुनाग ने जो राजधानी थी वो वैशाली स्थापित करी, इसने राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थापित कर दी। और इसके बाद कालाशोक के बाद जो मगध की राजधानी है वो पाटलिपुत्र ही रहेगी, अब स्थानांतरित नहीं होगी। यहाँ पर स्थानांतरित हुई थी, कभी राजगृह से पाटलिपुत्र हुई, पाटलिपुत्र से वैशाली हुई, और कालाशोक ने उसे पुनः पाटलिपुत्र में स्थापित कर दिया। कालाशोक के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। प्रथम वाला कब कहाँ हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ, कालाशोक के शासनकाल में। अब कालाशोक की मृत्यु के बाद कालाशोक के 10 पुत्र थे, 10 पुत्रों ने शासन किया, लेकिन जो अंतिम पुत्र था वो अंतिम शासक बना, उसका नाम था महानंदिन, या उसको नंदीवर्धन के नाम से भी जानते हैं। उसका वध किसने किया था, महापद्म नंद ने किया था। और महापद्म नंद ने उसका वध करने के बाद अगला जो वंश स्थापित किया मगध साम्राज्य में, शिशुनाग वंश के बाद वो नंद वंश स्थापित किया। और किसने करा था, महापद्म नंद ने किया था। और किसका वध करने के बाद किया था, जो हमारा शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन, महानंदीवर्धन बोल दो या महानंदिन बोल दो, जो कालाशोक का पुत्र था, उसका वध करने के बाद नंदवंश स्थापित किया महापद्म नंद ने। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इन्हीं वंशों के बारे में पढ़ेंगे, बृहदवंश, हर्यक वंश और शिशुनाग वंश। जो हमारे अभी इसके मगध के उत्कर्ष के 2 वंश बचते हैं, एक तो नंद वंश और अगला मौर्य वंश, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आशा करता हूँ अभी तक मैंने आपको जो जितने भी पॉइंट्स पढ़ाए हैं वो सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपको समझ में भी आ गए होंगे। दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स अधिकतर मैंने खुद देखा है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम को आप उठा कर देख लेना, हर जो पॉइंट मैंने कवर करे हैं हर किसी में कुछ ना कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अजातशत्रु के ऊपर, महापरिनिर्वाण बुद्ध को किसके शासनकाल में अर्जित हुआ, तो अजातशत्रु। पाटलिपुत्र राजधानी किसने स्थापित करी थी, तो उदयन ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कौन से शासक ने करी, तो वो भी आपका उदयन ने करी थी। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। राजवैद्य जीवक किसके दरबारी राजवैद्य थे, तो बिंबिसार के थे। वैवाहिक संबंधों की नीति किस राजा ने अपनाई थी, तो बिंबिसार ने अपनाई थी। पितृहंता वंश कौन से वंश को बोला जाता है, तो हर्यक वंश को बोला जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस वीडियो में आप जब इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन अपने पॉइंट्सों में मिल जाएंगे। आप उन्हें राइट डाउन भी कर सकते हैं, अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। आशा है आप अपने जो नोट्स हैं उसमें लगातार मेरी वीडियो से अपने नोट्स तैयार करते रहेंगे, और जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछते रहेंगे। तो इसी शुभकामनाओं के साथ अपने एग्ज़ामों की तैयारी करती रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।